प्रीवियस क्लास में हमने बाबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे घटना चक्र किताब से, और जितने भी प्रीवियस जितने भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे तो वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, हर जगह जितने भी सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन थे बाबर रिलेटेड, तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो जाके बाबर का चैनल, बाबर का जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में जानने वाले हैं। तो शेरशाह और हुमायूं का जो शासन काल था उस टाइम क्या कितने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बारी बारी से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हुमायूं के पिताश्री कौन थे, पिताजी कौन थे इनके, बाबर थे। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो बाबर हुमायूं के क्या थे, पिताजी थे, मतलब पिताजी थे। हुमायूं किसका बेटा था, किसका बेटा था, बाबर का। बाबर क्या थे, पिताजी थे। बाबर के टोटल 4 बेटे थे, मतलब हुमायूं टोटल 4 भाई हुआ, जिसमें सबसे बड़ा क्या था, हुमायूं था। सबसे बड़ा पहले नंबर पे कौन आता है, हुमायूं आता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, कमरान आता है। कौन आता है, कमरान आता है। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स कौन आता है, अस्करी आता है। कौन आता है, अस्करी आता है। और चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे हिंदाल आता है, जैसे कि यहाँ पे चौथे नंबर पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये भी हुमायूं का भाई है, ये भी हुमायूं का भाई है, ये भी हुमायूं का भाई है। कौन नहीं है, तो बी ऑप्शन वाला नहीं है। इसमें ऑप्शन वही पूछा था ना कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से नहीं है। तो ये उस्मान हुमायूं का भाई नहीं है। टोटल हुमायूं 4 भाई थे। पहला खुद हुमायूं था, दूसरा कमरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल। इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, हुक्का अही। हुक्का अही, हु से हुमायूं, का से कमरान, अ से अस्करी और ही से हिंदाल। तो हुक्का अही करके इसको आप नाम को याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, हुक्का हुक्काही। तो आप लोग हुक्काही से याद कर सकते हैं। हु से हुमायूं, क से कमरान हो गया फ्रेंड्स, अ से अस्करी हो गया और ही से हिंदाल हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, जैसा कि इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख सकते हैं, कमरान, अस्करी एवं हिंदाल क्या था, बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का श्रेष्ठ पुत्र, जैसा कि मैंने बताया कि बाबर क्या था, बाबर का बेटा जो हुमायूं था सबसे बड़ा था। हुमायूं का 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। हुमायूं कब पैदा हुआ था, 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ महम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। तो हुमायूं की माँ कौन थी, हुमायूं की माँ कौन थी, महम बेगम थी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक चीज आप बताता हूँ, बाबर ने 3 शादियां की थी। तो पहला तो हुमायूं के बारे में आप लोग को पता चल गया, सबसे बड़ा, सबसे पहली शादी हुमायूं सबसे बड़ा था, और वो उसकी माता का नाम क्या था, बेगम। कौन, महम बेगम। दूसरा, ये दोनों एक ही, सॉरी, कमरान और अस्करी एक ही माता के पुत्र थे। उनका नाम था क्या, गुलरुख बेगम। कौन सा, गुलरुख बेगम। और ये हिंदाल की माता का नाम क्या था, दिलदार बेगम। दिलदार बेगम। तो यहां से अपने नाम याद रख सकते हैं। हुमायूं की माता का नाम महम बेगम, और कमरान और अस्करी के माता का नाम गुलरुख बेगम, और क्या बोल सकते हैं, हिंदाल का माता का नाम क्या है, दिलदार बेगम। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़ी गई 4 प्रमुख युद्धों में तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए अंकित हैं। अच्छा देखिए, बताया गया है कि हुमायूं ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। देखिए कौन कौन सा युद्ध है, चौसा, देवरा। तो फ्रेंड्स मैं इसको बारी बारी से लिख देता हूं कि कौन सबसे पहले हुआ था, आप लोग वहां से समझ लीजिएगा। तो पहला जो युद्ध लड़ा था हुमायूं ने, वो कौन सा युद्ध लड़ा था, पहला युद्ध लड़ा था देवरा का। पहला युद्ध किसका लड़ा था, देवरा का लड़ा था। उसके बाद कौन सा, पहला युद्ध देवरा, दूसरा युद्ध कौन सा, चौसा, तीसरा युद्ध कौन सा, कन्नौज, और चौथा युद्ध कौन सा, सरहिंद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने देवरा का युद्ध लड़ा, उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा, तीसरा कन्नौज का युद्ध, चौथा सरहिंद का युद्ध। और ये पहले 3 युद्धों में बोला जाता है, चौसा में उन्होंने शेरशाह सूरी से हारा था, कन्नौज में भी शेरशाह सूरी से हारा था। तो अब बात करते हैं आगे।
देखिए यहाँ पे लिखा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद 1555। एक्चुअली हुआ यह था कि कन्नौज के युद्ध में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था तो हुमायूं को पूरे भारत छोड़कर मतलब उस सिंहासन छोड़कर जाना पड़ा था और वो पूरा बोल सकते हैं कि एक मुसाफिर की तरह मतलब वो कहीं दर बदर भटकते रहे और वो वापस कब आए थे? 55 में वापस आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 40 में जब उन्हें निष्कासित कर दिया गया था राज्य से, वो खुद निकल विवश हो गए थे। विवश कर दिया था, किसने कर दिया था? शेरशाह सूरी ने। बहुत ही योग्य शासक थे शेरशाह सूरी, बहुत पढ़े लिखे शासक थे। आगे क्वेश्चन आने वाला उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चौसा के युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने किनको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। कन्नौज में भी इतना विवश कर दिया कि उन्हें सब कुछ सिंहासन त्याग करके दर बदर ठोकरें खानी पड़ी, भटकने पड़ी। जब वो आए सरहिंद में तब क्या तब तक कौन मर चुके थे? शेरशाह सूरी मर चुके थे। तब उन्होंने वापस सरहिंद का युद्ध जीता और वापस से भारत में अपना सरकार बनाया, अपना शासन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया, कन्नौज में किसके किसके बीच होगा? शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं। अगर हुमायूं के बारे में पूछे तो ज्यादातर इसने युद्ध शेरशाह सूरी से ही लड़ा है। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों में इन्होंने हार का सामना करना पड़ा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि 17 मई 1540 को कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज का युद्ध या कहीं पे बेलग्राम का युद्ध भी लिखते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी। यहाँ से कहाँ चले थे? वो फारस चले गए, तो वहीं पर उन्होंने शरण लिया, दर बदर के बहुत सारे ठोकरे खाई। बहुत ही इनका संघर्षपूर्ण जीवन भी रहा है हुमायूं का भी। चौथा क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? हाँ, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, उन्होंने बाद में शेरशाह सूरी का नाम पढ़ा और कैसे नाम पढ़ा देखेंगे। तो फरीद को जो बाद में शेरशाह सूरी बना वो कहां से शिक्षा प्राप्त की? मैंने बोला था पहले, अभी जिस क्वेश्चन डिस्कशन किया था तो, कि शेरशाह सूरी बहुत ही योग्य शासक बोला जा सकता है, बहुत ही शिक्षित था। सबसे बोला जाए अगर मुगल काल में सबसे शिक्षित शेरशाह सूरी ही था। और वो कहां से शिक्षा लिया था? जौनपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, अपना यूपी जौनपुर से। हाँ, तो फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। पहले से सिराज नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? जैसे मैंने बताया, कौन था? शेरशाह। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? फ्रेंड शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही जब वो युद्ध जीता तो सबसे पहले उन्हें हजरते आला, जैसे मतलब प्रबल शासक, हजरते आला का मतलब होता है प्रबल शासक। प्रबल शासक मतलब जो अच्छा शासक होता है ना, प्रबल। ठीक है, ऐसा प्रबल शासक को हजरते आला कहते हैं। तो हजरते आला की उपाधि धारण की थी किसने? शेरशाह सूरी ने। कब धारण की थी? जब 1534 ईस्वी में, जब 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां, इनका एक्चुअली नाम क्या था? शेर खां नाम था। शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उन्हें शेरशाह की उपाधि। पहले इन्हें, जैसा मैंने बचपन का नाम क्या था? फरीद था। फिर इनका नाम क्या हुआ? शेर खां हो गया। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने बंगाल के शासक किसको? नुसरत शाह को पराजित किया, तब सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया। फिर उसके बाद 1539 ईस्वी में जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, तब उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्का भी चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार। फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि शेरशाह सूरी बहुत ही योग्य शासक और बहुत ही शिक्षित शासक था। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार भी किए, प्रशासनिक सुधार भी किए, सैनिक सुधार भी किए, राजस्व सुधार भी किए। तो ये भी किए, हर फील्ड में, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अच्छे शुरुआत किए, अच्छे से सुधार किए, जिससे मतलब जनता को भी हेल्प हो और राज्य सरकार भी बढ़िया से चल सके। उनका जो शासन प्रणाली था वो भी बहुत बढ़िया, और प्रशासनिक सुधार हुआ। करेंसी उन्होंने सिक्के बहुत सारे चेंज किए, जो टूटे फूटे मतलब घिसे पीटे सिक्के थे वो सबको बंद किया। मतलब सिक्का का शुरू यहीं पे, जो घिसे पीटे जो भी करेंसी पहले चलती थी सबको खत्म किया। सैनिक सुधार किया उन्होंने, राजस्व सुधार किया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में
प्राभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो सर्वप्रथम अगर दिल्ली सल्तनत में अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया, तो सबसे पहले हुमायूं आता है। हुमायूं ने ही सोने के सिक्के चलाए, स्वर्ण मुद्रा चलाया था दिल्ली सल्तनत में। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लोग इसमें फंस जाते हैं। दिल्ली सल्तनत देखते नहीं है तो लगता है अरे ये तो स्वर्ण मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने का सिक्का, तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? बोल सकते हैं कुषाण लोग चलाए थे, ठीक है। तो वहां पे नहीं जाना। अगर दिल्ली सल्तनत पूछे, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किसने? हुमायूं ने। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। 1532 में ही वो सबसे पहला युद्ध का मतलब बोल सकते हैं अपने ऐसे तो उन्होंने अति किसका युद्ध किया था? कलिंजर का युद्ध किया है, बहुत सारा युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सबसे पहले अगर बोला जाए कि चुनार के दुर्ग में प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 ईस्वी में, और उन्होंने जीत भी लिया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। कितने महीने तक? 4 महीने तक घेरे रखा। जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार, वही शेर खां है फ्रेंड, ठीक है, वही शेर खां, उन्होंने सबसे पहले हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 में ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन में महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। लेकिन जैसे ही 1539 आता है शेरशाह सूरी ने उन्हें हराते हैं, 40 में फिर पुनः हराते हैं। 40 में ऐसा हराते हैं कि उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? वापस से दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है हुमायूं को। फिर वापस वो 55 में आते जब शेरशाह सूरी मर चुका था। 40 में तो ऐसा हराया था कि मत पूछिए। उस टाइम तो जब हराया था हुमायूं को, तो हुमायूं एक तरह से मतलब बोला जा सकता है उस टाइम उनको बचाने वाला शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन को थोड़े दिन के लिए हुमायूं ने वहां पे अपना शासक दिए थे, तभी उसने चमड़े की मतलब बोल सकते हैं मुद्रा स्टार्ट की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दौरा का युद्ध, फ्रेंड दौरा का युद्ध कुछ नहीं है, दौरा का युद्ध को ही देवरा का युद्ध कहते हैं। दौरा को युद्ध को ही बोला जाता है कि ये देवरा का युद्ध है, ठीक है ऐसा। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले देवरा, उसके बाद चौसा, तो मतलब फर्स्ट ये कब? 1532। ये कब? 1500 कितना? 39, 1539। ये 1532 कन्नौज में सबसे जब भयंकर हराया था, कब? 1540। ये जो युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध है, बहुत बहुत बाद में, मतलब लगभग 100 साल बाद में, 100 साल प्लस बाद में बोला जाता है। 1540 से तो 1655 के आसपास इन्होंने युद्ध में क्या किया? सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड कौन सा इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन हो जाएगा? देवरा प्रथम, हाँ यहाँ देखिए। उसके बाद कौन सा? चौथा नंबर। उसके बाद कौन सा? दूसरा। उसके बाद तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक दौराह का युद्ध या तो देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में होता है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, कन्नौज का युद्ध 1540 में। जैसा कि मैंने बताया था अभी, सामूगढ़ का युद्ध लगभग 100 साल, देख रहे हैं 1540 में 100 जोड़िएगा तो 1640 और 100 साल से भी ज्यादा, मतलब 1658 ईस्वी में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो वो फ्रेंड कौन थी? हाजी बेगम ने, ठीक है। हाजी बेगम ने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं, जब हुमायूं ने मरे थे तो उनके लिए वो मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था, ठीक है। मकबरे का निर्माण कहाँ कराया था? दिल्ली में कराया था, जिसे दीन पनाह के नाम से जाना जाता है। 1560 दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा कौन कहते हैं? मीरक मिर्जा गियासी, ईरानी वास्तुकार था, उसने बनाया था। और श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के परित एक बाग की रचना हुई है। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो शेरशाह। जब शेरशाह सूरी आए, जैसे मैंने बताया कि वो करेंसी में बहुत सारा सुधार किया, तो चांदी का सिक्का इन्होंने यहीं से शुरू हुआ था। शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार, सोचिए इनका ऐसा मतलब ऐसा इन्होंने मुद्रा प्रणाली को ऐसा सुधारा, ऐसा स्थापित किया कि ब्रिटिश मुद्रा तक का आधार ये बना रहा। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल और आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के रुपया का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी, ठीक है। इस प्रायः अरबी और नगरी में क्या था? सुल्तान का नाम अंकित रहता था कि कौन सुल्तान है, उसमें अरबी लैंग्वेज में और नागरी लैंग्वेज में क्या होता था कि वहां पे लिखा रहता था। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 1 रुपया बराबर कितना होता है? 1 रुपया बराबर 64 दाम होता था फ्रेंड। 1 रुपया
1 रुपया बराबर कितना होता था 64 दाम। जैसा कि उन्होंने रुपया स्टार्ट किया था ना, तो 1 रुपया को उन्होंने 64 दाम बोला था। तो शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों में विनिमय कर देते कि अगर एक चांदी का रुपया अगर कोई देता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है 64 दाम, है ना। तो देखिए, तो 64 दाम 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 इन्होंने दाम और चांदी में पूछा। अगर चांदी और दाम में पूछता तो 1 64 होता, लेकिन अगर किस में पूछा है दाम और चांदी रुपये में, तो 64 है। कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 64 है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें बहुत फ्रेंड कभी कभी ये पूछ देगा कि जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि रुपया, चांदी के रुपया और तांबे के दाम में क्या रेशियो, क्या अनुपात है शेरशाह सूरी के अकॉर्डिंग, तो 1:64 करना पड़ा। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को उल्टा कर, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछा है फ्रेंड, जब उल्टा पूछा है तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा कि इन्होंने बताया है कि 64 दाम को बराबर हम क्या बोलते हैं, 1 चांदी का रुपया बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि शेरशाह, जैसे इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग चेक कर लेते हैं फ्रेंड। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था अंतर्गत विकसित की थी। इसके शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन, जैसा मैंने बताया अभी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो इसको बार बार डिस्कशन करने से उतना फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो फिर से वही क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें तो कुछ आप लोगों को गड़बड़ करना है नहीं। कौन कहा था? शेरशाह सूरी ने। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शेरशाह सूरी सीधे मारना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर के युद्ध में। जब कलिंजर के युद्ध में जब युद्ध हो रहा था, तो जब शेरशाह सूरी जब कलिंजर में युद्ध कर रहे थे, तो क्या हुआ था, उनका बम उनके ही पास ही एक बारूद फट गया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जब शेरशाह के सैनिक उक्का मतलब गोला जो फेंक रहे थे, बम जो बारूद बोलते हैं, तो फेंक रहे थे, तो क्या हुआ है, भरा हुआ एक गोला दुर्ग के दीवार से टकरा वहीं गिरा और बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिसने गोले में आग लगे और फट फट करके सभी दिशाओं में अपने आप बम फूटने लगा, गोला बारूद फूटने लगा, जिससे वहीं पे शेरशाह सूरी की अंतिम मतलब बोल सकते विदाई वहीं से हो गई। तो 22 मई 1545 को उनका कलिंजर में ही देहांत हो गया। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां के राजा किरत सिंह थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कलिंजर के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कलिंजर, अभी जैसा मैंने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, ये बहुत सटीक एक स्टेटमेंट है जो शेरशाह सूरी ने बताया था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया, पूरा भारत खो दिया। कहीं पे लिखा था पूरा भारत खो दिया, कहीं पे लिखा था पूरा साम्राज्य खो दिया। तो जब ये शब्द उन्होंने कब बोला था? जब उन्होंने यूज जो कर रहे थे किससे? शेरशाह सूरी ने बोला था। कब बोला था? जब मेवाड़ के लिए, जब मेवाड़ जब हो रहा था युद्ध ना वहाँ पे जो कालिंजर, तो इसीलिए एक मुट्ठी बाजरे उन्होंने पूरा मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरे भारत को खो दिया था। शेरशाह सूरी मरवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उन्होंने मुख से ये बात फूट पड़ा था। कौन सा बात? कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा अपने बिहार में सासाराम में है। ठीक है, हाँ, और वो कैसा है? एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एक गौरव दृष्टि को भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला विचारों का अंदाजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों के वास्तुकला जो होता है ना, उसके दोनों को सोच करके बनाया गया था। बहुत बढ़िया है, आप लोग इसे घूमने जा सकते हैं। बहुत ही एक मतलब टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। शेरशाह को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया जाएगा? सासाराम में, वही मकबरा है तो दफना वहीं जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो कौन सा? दिल्ली की किलाए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास के युग में बहुत मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही प्रभावशाली रहा। किलाए कुहना मस्जिद दिल्ली में उन्होंने बनवाया 1541 ईस्वी में, और उसके उज्ज्वल वास्तुकला, जितने भी भवन बोला जा सकता है शेरशाह सूरी के टाइम बोले, सब कुछ वास्तुकला के अकॉर्डिंग सब कुछ बने थे, सारा गुण उसमें था। ठीक है, उसके उज्जवल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत में ऐतिहासिक भवनों में से उच्च स्थान दिया जाता है। किसको? मतलब किलाए कुहना मस्जिद को, जो दिल्ली में 1541 में बना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, किसने किया था? शेरशाह ही नहीं, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो वर्तमान जो स्वरूप है अभी पुराना किला किसने करवाया था? शेरशाह ही ने, शेरशाह सूरी ने तो करवाया था, जो अभी भी है।
की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं, हाँ, इनके एक बहुत बड़ा राजस्व जो बोल सकते हैं ना कि ये जो सुधार था बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है, जिन्होंने क्या किया था, पट्टे, पहले जो खेती बाड़ी होता था कैसे मतलब बांटा बने था, पट्टे का सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही किया था, शेरशाह सूरी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस मतलब एक सुधार बोला अभी तक माना जाता है हमेशा इतिहास के पन्नों पे। और उन्होंने क्या किया था, कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी और पट्टे की व्यवस्था प्रारंभ की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क के आजाम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, कहीं पे इसको जीटी रोड भी लिखा जाता है, कहीं पे सड़क आजाम भी लिखा जाता है, जो कहां से कहां तक था, बंगाल से लेकर कर पेशावर, या तो कहीं पे लिखा जाता है बंगाल से लेकर के लाहौर तक। ठीक है, तो ये किसने कराया, शेरशाह सूरी ने ही इस रोड को बनवाया था फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसे देखिए जीटी, ग्रैंड टैंक ट्रंक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आप लोग उससे मतलब नहीं होना है कि हाँ जीटी रोड है क्या है क्या है। और कहीं पे लाहौर लिखा रहता है, कहीं पे पेशावर लिखा था, कहीं पे सोनारगांव लिखा रहेगा, बंगाल के सोनारगांव से गांव से स्टार्ट हुआ था। देखिए सोनारगांव बंगाल से उत्तर पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, शेरशाह का जो बेटा था फ्रेंड वो कौन था, इस्लाम शाह था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इस्लाम शाह होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था, वो कौन था फ्रेंड्स, कौन था वो, इस्लाम शाह ही था। ठीक है, इस्लाम शाह ने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था जब वो मतलब क्या बोल सकते हैं शेरशाह का ये पुत्र था, और उन्होंने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, ये 8 वर्ष तक लगभग ये इन्होंने शासन किया। और इनकी मृत्यु कब हो गई, 1553 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किनकी मृत्यु हो गई थी, 1553 में शेरशाह की सूरी की। ठीक है, ठीक है, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में 8 वर्ष शासन किया और उनकी मृत्यु 1553 में किसकी मृत्यु हो गई, इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने अपने सैनिकों को कैसे बांट दिया था, 200, 250 और 500 के इकाइयों में बांट दिया था। फिर इसी प्रथा को सिकंदर शाह ने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एग्जाम में सिकंदर शाह मार के चले जाते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों, इस्लाम शाह ने शुरू किया था सिर्फ, और लेकिन सिकंदर शाह ने उसी को कंटिन्यू किया था कि हाँ ये प्रणाली बढ़िया है, तो इसीलिए। ठीक है फ्रेंड, तो इस सिकंदर शाह ने सिर्फ इसको क्या किया था, स्टार्ट नहीं किया था, ये सिर्फ इसको अपनाया था, लेकिन शुरू किसने किया था, इस्लाम शाह नहीं थे। इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं फिर नए, इसके आगे का जो मुगल शासन काल में जो नए शासक थे, इसके बाद के शासक अकबर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया से रहिए, जय हिंद।